हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है कि वो अभी चंपारण छोड़ दें और गांधी जी उसे डिसओबे कर देते हैं, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। उसके कारण उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है अगले दिन, और अगले दिन उस कोर्ट के सामने बहुत सारे पीजेंट्स जमा हो जाते हैं और उसे देखकर जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उन्होंने कभी भी ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की होती है और उन्हें आखिरी में गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ती है उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जब कोर्ट में ट्रायल होता है, यानी कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स होती है, तो उसमें भी जो जज होते हैं वो कोई भी डिसीजन नहीं सुना पाते हैं और वो डिसीजन सुनाने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांगते हैं। और तब तक गांधी जी को लिबर्टी पर रहने दिया जाता है, मतलब बिल्कुल फ्री रहने दिया जाता है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स वहां पर बिहार में आ जाते हैं। वो गांधी जी के साथ कन्फर करते हैं, मतलब उनके साथ कंसल्ट करते हैं, उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। और तब उनसे गांधी जी पूछते हैं कि अगर मुझे जेल में भेज दिया जाता है तो तुम सब क्या करोगे। तभी एक सीनियर लॉयर रिप्लाई देता है और कहता है कि वो सब वहां पर गांधी जी को एडवाइस करने आए हैं और उन्हें हेल्प करने आए हैं। अगर उन्हें ही जेल हो जाती है तो हम किसको एडवाइस करेंगे, हम किसको हेल्प करेंगे, इसलिए हम सब घर वापस चले जाएंगे। और तभी गांधी जी उनसे पूछते हैं तो फिर जो शेयर क्रॉपर्स मतलब जो फार्मर्स हैं उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या। तभी वो जो लॉयर्स होते हैं वो आपस में कंसल्ट करते हैं और उसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं वो उस डिस्कशन का फाइनल कंक्लूजन देते हैं और वो गांधी जी से कहते हैं कि हम सब ने सोचा है कि जब आप मतलब गांधी जी जो कि एक टोटल स्ट्रेंजर थे, जो कि आज से पहले इस जगह के बारे में और इनकी फार्मर्स की कंडीशन के बारे में कुछ जानते तक नहीं थे, वो यहाँ पर आकर इन फार्मर्स के लिए जेल तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और हम जो कि दूसरी तरफ यहाँ पास ही के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और हम कहते हैं कि हम इन फार्मर्स की हेल्प करते हैं, इनकी तरफ से केसेस लड़ते हैं, और अगर हम ही वापस चले जाएंगे तो ये बहुत ही शेमफुल बात होगी, बहुत ही गलत बात होगी। तो इसीलिए वो गांधी जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर उन्हें जेल हो गई तो वो भी उनके पीछे पीछे जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये सुनते ही गांधी जी कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, मतलब ये जो चंपारण का बैटल है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इसे हम जीत चुके हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज से पहले लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा सकें, और साथ ही में यहाँ पर जो लॉयर्स होते थे वो भी इन फार्मर्स की एक्चुअल में हेल्प करने की जगह पर उनसे हेवी फीस चार्ज करते थे। पर आज वो सब भी इन सब की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हैं। वो एक यूनिटी का माहौल क्रिएट कर चुके हैं, मतलब वो एक एकता का माहौल क्रिएट कर चुके हैं जब सभी मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहते थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमने चंपारण की जो बैटल है उसे जीत ही लिया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स। इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो एक पेपर उठाते हैं और सभी लॉयर्स के बीच में ग्रुप्स बना देते हैं, और इसके बाद वो उन सबका ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं, वो एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं कि उन सबको कहां कहां से अरेस्ट होना है, और वो एक प्लान बना लेते हैं। और इसी के कुछ दिनों बाद गांधी जी के पास एक रिटन कम्युनिकेशन आता है, मतलब रिटन फॉर्म में आता है एक लेटर जो कि मैजिस्ट्रेट ने भेजा होता है, जिसमें उन्हें बताया गया होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब जस्ट जो गवर्नर के बाद की पोस्ट होती है उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। तो उसमें गांधी जी को इन्फॉर्म किया होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस प्रोविंस के मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो गांधी जी पर केस चल रहा है उसे ड्रॉप कर दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। और इसी के बाद ऑथर कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस हैज ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मतलब पहली बार हमने मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस किया, मतलब नॉन वायलेंस या बिना किसी वायलेंस का यूज करे हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, और हम ट्रायम्फ भी हुए, मतलब हम जीत भी गए। और ऐसा पहली बार हुआ है मॉडर्न इंडिया में। इसके बाद अब जो गांधी जी होते हैं और उनके साथ जो लॉयर्स होते हैं वो एक फार फ्लंग इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, मतलब वो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं जिसमें वो पता लगाते हैं सारी ग्रीवियंसेस, मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स होती है फार्मर्स की। इसके बाद डिपोजिशंस, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें बताया गया होता है कि फार्मर्स के साथ क्या क्या टॉर्चर हुआ है, जो कि एक एविडेंस की तरह काम करते हैं। इस तरीके के डिपोजिशंस हजारों फार्मर्स लिखते हैं
और नोट्स बनाते हैं जो कि सब एविडेंस के तरह काम करते हैं और इस तरीके के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये जब सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके बीच में भी डर फैल जाता है, क्योंकि ये सारे एविडेंस उनके खिलाफ ही कलेक्ट किए जा रहे होते हैं। तो वो सब भी वेहमेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब वो सब भी बहुत बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को अपोज करते हैं। इसके बाद जून में गांधी जी सर एडवर्ड गेट जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनसे मिलने जाते हैं और उनसे मिलने जाने से पहले वो अपने लीडिंग एसोसिएट्स से मिलते हैं, मतलब अपने जो मेन लोग होते हैं उनसे मिलते हैं और डिटेल्ड प्लान्स बनाते हैं सिविल डिसोबीडियंस के। अगर वो वापस नहीं लौट पाते हैं या उन्हें वहां पर कुछ हो जाता है उस कंडीशन में उन्हें क्या करना है उसके प्लान्स भी वो बना लेते हैं और फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाते हैं। इसके बाद गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज, मतलब गांधी जी के 4 बहुत लंबे लंबे प्रोलॉन्ग्ड इंटरव्यूज होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। और इन इंटरव्यूज के रिजल्ट में जो गवर्नर होते हैं वो एक ऑफिशियल कमीशन बनाते हैं, मतलब कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कि इंक्वायरी करें, पता लगाएं इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की कंडीशन के बारे में या उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है उस सिचुएशन के बारे में। और उस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी भी थे, पर जो गांधी जी थे वो सिर्फ अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट्स के उस कमीशन में, मतलब उनके अलावा बाकी सब तो सिर्फ लैंडलॉर्ड्स थे और ब्रिटिशर्स ही थे जो कि पीजेंट्स को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते थे और गांधी जी सिर्फ अकेले यानी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट्स के उस कमीशन में। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि गांधी जी चंपारण में 7 महीनों तक रहते हैं, वो भी अनइंटरप्टेड, मतलब बिना किसी भी ब्रेक के, मतलब बिना एक भी टाइम चंपारण को छोड़े वो 7 महीनों तक चंपारण में रहते हैं और उसके बाद वो काफी बार छोटी छोटी विजिट्स लेते रहते थे चंपारण की। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। मतलब एक पीजेंट गांधी जी के पास आते हैं और वो उनसे अपने विलेज को विजिट करने के लिए कहते हैं और गांधी जी को भी लगता है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये विजिट कुछ दिनों की होगी, पर उस विजिट ने लगभग गांधी जी की लाइफ का लगभग 1 साल ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब वो लगभग 1 साल तक उसी विलेज के लिए काम करते रहे। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई उन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, उसमें एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, मतलब बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं लैंडलॉर्ड्स और बिग प्लांटर्स के खिलाफ में कि जो भी उन्होंने अत्याचार किया है, जो भी इनजस्टिस किया है पीजेंट्स के खिलाफ। और जब वो लोग इन एविडेंस को देखते हैं तो वो एक बार में ही अग्री कर लेते हैं उन फार्मर्स को रिफंड देने के लिए उनके पैसों का। पर जब वो ये अग्री कर लेते हैं कि वो पैसे पीजेंट्स को दे देंगे, तभी वो गांधी जी से पूछ लेते हैं कि हमें आखिर कितने पैसे देने पड़ेंगे पीजेंट्स को। और जब वो लैंडलॉर्ड्स गांधी जी से ये पूछते हैं तब वो सोच रहे होते हैं कि गांधी जी फुल रीपेमेंट, मतलब पूरे पैसे वापस मांग लेंगे या पूरे पैसे रिफंड करने के लिए कह देंगे जो भी उन्होंने इलीगली या डिसीटफुली, मतलब उन्हें धोखा देके उन फार्मर्स से लिए थे। पर जो गांधी जी होते हैं वो सिर्फ 50% अमाउंट को ही रिफंड करने के लिए कहते हैं। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉड्ज, अ ब्रिटिश मिशनरी। तो जब चंपारण में ये सब चल रहा होता है तब एक ब्रिटिश मिशनरी जिनका नाम होता है J.Z. हॉड्ज, वो इस पूरे चंपारण के सीन को काफी क्लोज रेंज से, मतलब वहीं पर रहकर ऑब्जर्व करते हैं और वो कहते हैं कि जब गांधी जी उनसे 50% अमाउंट रिफंड करने के लिए कहते हैं तब वो काफी एडमेंट लग रहे होते हैं, मतलब वो बिल्कुल फर्म लग रहे होते हैं, वो बिल्कुल अनशेकेबल लग रहे होते हैं अपने इस डिसीजन पर। और तब जो वो प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब उन लैंडलॉर्ड की तरफ से जो ये बात कर रहे होते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहते हैं कि वो सिर्फ 25% तक ही रिफंड करेंगे। और वो सोच रहे होते हैं कि गांधी जी शायद उनकी ये बात नहीं मानेंगे, उन्हें कोई भी रास्ता नहीं देंगे या इससे कम पेमेंट तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। फिर भी वो 25% तक रिफंड करने की बात करते हैं। पर सभी वहां पर अमेज हो जाते हैं, सभी वहां पर शॉक हो जाते हैं जब गांधी जी उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। मतलब इस तरीके से जो डेडलॉक वहां पर क्रिएट हो चुका होता है, मतलब इतने टाइम से
पीजेंट्स पर इतने अत्याचार हो रहे होते हैं, इतने टाइम से इंक्वायरी चल रही होती है और इतना टाइम जो बीत चुका होता है, ये एक तरीके का डेडलॉक था। मतलब सारी चीजें वहां रुकी हुई थी और इस तरीके से उस डेडलॉक को खत्म कर देते हैं। और ये जो सेटलमेंट होता है 25% रिटर्न का या रिफंड का, इसे उस कमीशन के सभी मेंबर्स यूनानिमसली अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब सभी अग्री कर लेते हैं इस डिसीजन पे। और इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो हमें समझाते हैं कि आखिर उन्होंने इतने कम अमाउंट पे रिफंड देने पर भी उन्हें क्यों नहीं मना किया। वो कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना अमाउंट ऑफ रिफंड हमें दे रहे हैं, पर जिस बात से असली फर्क पड़ता है वो ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्हें अब अपने पैसों का एक पार्ट सरेंडर करना पड़ेगा। द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। मतलब अब उन्हें अपने पैसों का एक पार्ट सरेंडर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इन पीजेंट्स को वापस से। तो वो सिर्फ पैसे ही वापस नहीं दे रहे हैं पर अपना एक पार्ट ऑफ प्रेस्टीज। मतलब इतने टाइम से उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज क्रिएट किया था कि वो कुछ भी करेंगे, कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी जो ऐसी इमेज थी उन्हें भी उसे सरेंडर करना पड़ा था। और ये जो प्लांटर्स थे, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अभी तक खुद को लॉर्ड्स अबाउ द लॉ समझते थे। मतलब वो समझते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स होते हैं उन्हें भी ये समझ आ चुका है कि उनके पास भी कुछ राइट्स हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके लिए लड़ेंगे और उन्हें डिफेंड करेंगे। और इसी के साथ में उन पीजेंट्स ने करेज भी डेवलप कर लिया था, अपने लिए आवाज उठाने की हिम्मत भी डेवलप कर ली थी। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। मतलब इसके बाद जो भी इवेंट्स हुए उससे हमें पता चलता है कि गांधी जी की क्या पोजीशन थी। मतलब इसके बाद कुछ सालों बाद जो ब्रिटिश प्लांटर्स होते हैं वो पूरा एस्टेट ही अबैंडन कर देते हैं, पूरा एस्टेट ही छोड़कर चले जाते हैं और उनकी जो सारी जमीनें होती है वो वहाँ के फार्मर्स को मिल जाती है। और इस तरीके से जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी, मतलब ये जो पूरा सिस्टम था शेयर क्रॉपिंग का, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो गांधी जी होते हैं वो कभी भी बड़े बड़े पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस के साथ नहीं आते हैं, पर इसकी जगह वो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को ऑब्जर्व करते हैं जो कि चंपारण में होती है और वो उसके लिए इमीडिएटली कुछ करना चाहते हैं। मतलब वो कोई भी बड़े बड़े ऐसे डिसीजंस को नहीं लाते हैं, बड़ी बड़ी लॉज को फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि वो वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे क्या गलत चल रहा है। जैसे कि वो चंपारण के कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को ऑब्जर्व करते हैं और इसके लिए वो अब टीचर्स को अपील करते हैं। मतलब वो टीचर्स से अपील करते हैं कि वो वहाँ पर आकर वहाँ के लोगों को एजुकेट करें जिससे वो अपनी इस बैकवर्डनेस से बाहर आ सकें। तो इसीलिए महादेव देसाई और नरहरि पारिक, दो यंग मेंस जो कि अभी अभी गांधी जी के डिसिपल्स बने थे, मतलब गांधी जी के साथ जुड़े थे, वो दोनों अपनी वाइफ्स के साथ वॉलंटियर करते हैं वहां पर लोगों को एजुकेट करने के लिए। और उन जैसे ही बहुत सारे लोग पुणे, बॉम्बे और दूसरे दूसरे जगहों से आते हैं। देवदास गांधी जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे होते हैं, वो भी आश्रम से वहां पर आ जाते हैं चंपारण में, और साथ ही में गांधी जी की वाइफ भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद चंपारण में कुछ 6 प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं। इसके बाद कस्तूरबाई, मतलब जो गांधी जी की वाइफ थी जिनका नाम था कस्तूरबा बाई, वो वहां पर लोगों को आश्रम रूल्स सिखाती है, पर्सनल क्लीनलीनेस के और कम्युनिटी सैनिटेशन के, मतलब साफ सफाई के और सैनिटेशन के रूल वो वहां पर सिखाती है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो हेल्थ कंडीशंस थी वहां पर वो काफी मिजरेबल थी, काफी खराब थी। तो इसीलिए गांधी जी एक डॉक्टर को भी लाते हैं जो कि वॉलंटियर करने के लिए तैयार हो जाते हैं वहां पर उस गांव में 6 महीनों के लिए। वो अपने साथ 3 तरीके की मेडिसिन लाते हैं, कैस्टर ऑयल, क्वाइनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, जो कि अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के काम आते हैं। जैसे कि अगर किसी को कोटेड टंग की प्रॉब्लम होती है तो उसे कैस्टर ऑयल दे दिया जाता है। अगर किसी को मलेरिया फीवर होता है तो उसे क्वाइनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता है। और अगर किसी को स्किन इरप्शंस यानी स्किन डिसीज होती है तो उसे ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता है। इसके बाद जो गांधी जी होते हैं वो एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पर जो वुमेन्स के क्लोथ्स थे वो काफी फिल्थी स्टेट में थे, मतलब काफी खराब हालत में होते हैं। तो वो अपनी वाइफ कस्तूरबा बाई से कहते हैं कि वो वहां की वुमेन्स से इस बारे में बात करें। तभी उनमें से एक वुमेन जो होती है वो उनकी वाइफ को
अपने घर में लेके जाती है और वो उन्हें बताती है कि उनके पास कोई भी बॉक्स या कबर्ड नहीं है अपने कपड़ों को रखने के लिए। साथ ही में उनके पास ये जो साड़ी है जो उन्होंने अभी पहन रखी है, ये सिर्फ एक ही साड़ी है जो उनके पास है। इससे हमें पता चलता है कि चंपारण में कितनी खराब कंडीशंस थी लोगों की, वहाँ पे कितनी पॉवर्टी थी और कितनी बैकवर्डनेस। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जब तक गांधी जी चंपारण में रहते हैं तब तक भी गांधी जी एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखते हैं अपने आश्रम पे। मतलब वो आश्रम की एक्टिविटीज को भी ऑब्जर्व करते हैं, उन पे ध्यान रखते हैं कि वहां पर तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो रेगुलरली इंस्ट्रक्शंस भेजते थे आश्रम में मेल से, और साथ ही में वो फाइनेंशियल अकाउंट्स भी रिसीव करते थे मेल से ही आश्रम के, जिससे वो ऑब्जर्व कर सकते थे आश्रम की एक्टिविटीज को। जैसे कि एक बार वो वहाँ के रहने वाले एक रेसिडेंट को एक लेटर लिख के भेजते हैं। इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। मतलब वो वहाँ के एक रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं कि जो पुराने ट्रेंचेस हैं, मतलब जो पुराने टाइम पे वॉशरूम की तरह यूज होते थे, वो बेसिकली गड्ढे ही होते थे। तो वो उन्हें कहते हैं कि पुराने ट्रेंचेस को भी भर दो और नए ट्रेंचेस को बना लो, नहीं तो जो पुराने ट्रेंचेस हैं वो स्मेल करने लग जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गांधी जी होते हैं वो भले ही अभी चंपारण में होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि वो अपने आश्रम को बिल्कुल छोड़कर आ गए होते हैं। वो अभी भी वहाँ की बातों का ध्यान रखते हैं, वहाँ के लोगों को इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते हैं और आश्रम में क्या एक्टिविटीज चल रही है उसके बारे में भी पूछते रहते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो चंपारण का एपिसोड होता है, मतलब ये जो चंपारण में सारी चीजें हुई, ये एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि चंपारण में जाकर ही पहली बार गांधी जी इंडिया के लोगों की इतनी बुरी कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसे देखते हैं, और तभी वो डिसीजन लेते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया से बाहर निकाल देंगे। तो इसीलिए वो चंपारण के एपिसोड को गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वहां पर जाकर ही वो ये डिसीजन लेते हैं। इसके बाद ऑथर में बताते हैं कि गांधी जी कहते हैं, "What I did was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country." मतलब गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो एक बहुत ही सिंपल सी चीज थी, बहुत ही नॉर्मल चीज थी, बहुत ऑर्डिनरी चीज थी। उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स को इतना बता दिया था कि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि ये जो चंपारण का एपिसोड था, मतलब जो चंपारण में ये सब हुआ, ये एक एक्ट ऑफ डिफायंस नहीं था। मतलब वो डिसोबीडियंस क्रिएट नहीं करना चाहते थे, वो ऐसे रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहते थे, वो एकदम से अपोज नहीं करना चाहते थे गवर्नमेंट को, पर वो तो सिर्फ एक अटेम्प्ट था, वो सिर्फ एक कोशिश थी वहाँ पे जो पुअर फार्मर्स थे उनकी कंडीशंस को एलिवेट करने का, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने का। और ये ही गांधी जी का टिपिकल गांधी पैटर्न था अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। His politics were intervened with the practical day-to-day problems of the millions. His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. मतलब यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरवीन्ड थी, मतलब पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम से जो कि लोग वहां पर फेस करते थे, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जो भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, इस टाइप की जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स वो सब फेस करते थे। इन सब चीजों पर गांधी जी एक्शंस लेते थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस मतलब अनरियलिस्टिक आइडियाज, जो कि सिर्फ आइडियाज होते हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो वो सिर्फ ऐसे आइडियाज पे फोकस नहीं करते थे कि हमें ऐसा करना चाहिए या हमें वैसा करना चाहिए। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। वो सिर्फ इस टाइप के एब्स्ट्रैक्शंस नहीं देते थे, बल्कि वो लॉयल थे लिविंग ह्यूमन बींग्स के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए। गांधी जी जो थे वो जो भी चीज करते थे वो ट्राई करते थे कि वो एक नए इंडिया को फॉर्म कर सके, एक ऐसा इंडिया जो कि बिल्कुल फ्री हो अपने डिसीजंस लेने के लिए, जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जिसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं हो। और इसीलिए वो चाहते थे कि हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल से बिल्कुल आजाद हो सके। इसके बाद ऑथर हमसे एक और इंसिडेंट शेयर करते हैं, अर्ली इन द चंपारण एक्शन। मतलब जब ये चंपारण में ये सब चीजें चल रही होती है, इसके बीच में चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट होते हैं। पैसिफिस्ट का मतलब वो लोग जो वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते हैं, जो नॉन वायलेंस का सपोर्ट करते हैं, वो फॉलोअर बन जाते हैं गांधी जी के
उनके आइडियाज से काफी प्रभावित होते हैं वो केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजीज आइलैंड। मतलब वो वहां पर गांधी जी को फेयरवेल बिड करने आते हैं, मतलब गांधी जी को गुड बाय कहने आते हैं जब वो फिजी के आइलैंड्स पर जा रहे होते हैं अपनी टूर ऑफ ड्यूटी के लिए। मतलब वो वहां पर किसी काम से जा रहे होते हैं। तो जब चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू वहां पर उन्हें गुड बाय कहने के लिए आते हैं तो जो गांधी के लॉयर फ्रेंड्स होते हैं वो गांधी जी से कहते हैं कि एक बहुत अच्छा आइडिया होगा एंड्रयू को अगर हम अपने साथ ले लें। तब जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स होते हैं वो उन्हें आइडिया देते हैं कि एक बहुत अच्छी बात होगी, एक बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर एंड्रयू हमारे साथ इस चंपारण में रहे और हमारी हेल्प करे। और जो एंड्रयू थे वो भी वहां पर रुककर चंपारण में हेल्प करना चाहते थे अगर गांधी जी अग्री कर लेते हैं, अगर गांधी जी उन्हें हेल्प करने के लिए हाँ कह देते हैं तो। पर जो गांधी जी होते हैं वो वेहमेंटली अपोज करते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करते हैं इस थॉट को, क्योंकि वो कहते हैं यू थिंक दैट इट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट्स। The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. मतलब वो कहते हैं कि इस अनइक्वल फाइट में जहाँ पर ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हैं, उनके पास पूरी पावर है, और हम जहाँ पे जो इंडियंस हैं जिनके साथ इतना इनजस्टिस होता है, हम अगर ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं तो ये एक अनइक्वल फाइट है। तो इस अनइक्वल फाइट में तुम क्या सोचते हो, क्या एक इंग्लिशमैन अगर हमारी साइड पे होगा तो ये हमें हेल्प करेगा? ये हमारी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि वो हमारी वीकनेस को शो करेगा, द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट्स, कि हम खुद से हमारी जंग भी नहीं लड़ सकते हैं। द कॉज इज जस्ट, मतलब हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं जब वो चीज सही है, वो थॉट सही है, तब हमें खुद पर ही विश्वास होना चाहिए, हमें खुद पर ही रिलाय करना चाहिए, हमें खुद पर ही यकीन करना चाहिए, और हमें खुद की ही हेल्प से अपने इस बैटल को जीतना चाहिए। हमें मिस्टर एंड्रयू को एक प्रॉप की तरह यूज नहीं करना चाहिए, मतलब हमें उन्हें एक प्रॉप मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरफ यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ वो एक इंग्लिशमैन है, बल्कि हमें खुद से ही अपने इस बैटल को जीतना चाहिए। इसके बाद जो राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं वो कहते हैं ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली and we had no replies. Gandhi in this way taught us a lesson of self reliance. मतलब वो कहते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने हमारा जो माइंड था वो बहुत अच्छे से रीड कर लिया था कि क्यों हम मिस्टर एंड्रयू को हमारी हेल्प करने के लिए कह रहे हैं, और उनके इस जवाब को सुनने के बाद हमारे पास कोई रिप्लाई भी नहीं था। हम बिल्कुल शॉक हो चुके थे क्योंकि गांधी जी की जो थिंकिंग थी, जो उनके थॉट्स थे, वो इतने अच्छे थे, इतने ऑनेस्ट थे कि उन्होंने ऐसे थॉट्स पहले कभी सोचे भी नहीं थे, और वो बिल्कुल शॉक हो चुके थे। और गांधी जी ने इस तरीके से उन्हें एक लेसन दिया था, एक सीख दी थी सेल्फ रिलायंस की, मतलब खुद पे भरोसा करने की। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बॉर्न टुगेदर। मतलब वो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करनी थी, जो हमें सेल्फ रिलायंस का लेसन मिला था, और जो हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ये सब एक साथ ही जुड़ा हुआ है क्योंकि इन्हीं इंसिडेंट से हमें इंडिपेंडेंस मिल पाया था। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।